हाँ तो बच्चों फिर दोबारा से कल हमारा चैप्टर था अधूरा अधूरा रह गया था, तो उसको आज पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो हमने जनन के बारे में अध्याय था हमारा 8, जनन कैसे होता है तो उसके बारे में जान लिया था। जनन 3 प्रकार का था, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक के भी भाग पढ़ लिए थे हमने, जैसे गन्ना मतलब और होता है, गन्ना होता है और गुलाब होता है, मेहंदी होती है, ठीक है ना। और हमने अलैंगिक जनन के भी बारे में बातें कर लिया था, खंडन विधि से भी कर लिया, 2 खंडन विधि से भी कर लिया, बहुखंडन विधि से भी कर लिया था और जीवाणु के महासंघ से भी कर लिया था। अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो था लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी लैंगिक जनन क्या है। अब देखो लैंगिक जनन तो उसमें तो क्या था कायिक जनन में कि कोई भी जीव था अपने शरीर को काट के अलग करके कोई नया वो बन रहा था जीव। ऐसे ही इसमें हुआ था, अलैंगिक में हुआ था कि कोई जीव कोई तो विखंडन कर रहा था, कोई भवखंडन कर रहा था, कर रहा था ही नहीं कर रहा, कोई द्विखंडन कर रहा था, कोई 2 भागों में कट रहा था, कोई 1000 भागों में कट रहा था, कोई कई भागों में कट रहा था, तो उसको वो तो था क्या हमारा अलैंगिक जनन। अब होता है लैंगिक जनन। क्या है? ऐसा जनन जिसमें 2 युग्मकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे वह जनन जिसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। यानी लैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें 2 युग्मकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य क्या है, मनुष्य गाय है, ठीक है ना, मनुष्य है, गाय है, हम ले लेते हैं, और शेर है यानी जानवर, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या है, 2 युग्मों की आवश्यकता। मनुष्य में ले लो, जैसे कि मेंस हो गया, एक फीमेल हो गई, ठीक है ना। एक तो हो जाता है नर और एक हो जाता है मादा। जब दोनों की आवश्यकता होगी जब भी तो कोई नई पीढ़ी उत्पन्न होगी, यानी कोई नई पीढ़ी उत्पन्न होगी। जब 2 यानी 2, एक तो नर और एक मादा, ठीक है ना। यानी जब नर और मादा उपस्थित होंगे तभी तो कोई नई पीढ़ी उत्पन्न होगी भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी इसमें क्या है, 2 युग्मों को क्या आवश्यकता है, वो क्या है, लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ तक मैं मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो कि इसमें ऐसा क्या होता है कि 2 युग्मकों के मिलने से नई पीढ़ी उत्पन्न हो जाए, वो भाई ये भी तो है। ऐसा इसके अंदर क्या है कि 2 युग्मक मिल रहे हैं और उत्पन्न हो रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। देखो कैसे, अब हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था मनुष्य का लिया था, ठीक है ना। और हमने क्या लिया था, एक तो लिया था नर, एक ली थी मादा। अब इनके लिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं इनके अंदर, यानी लिंगी गुणसूत्र यहाँ लिख देता हूँ, लिंगी गुणसूत्र यानी नर और मादा में 2 प्रकार के लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला है नर में पाए जाते हैं X और Y,
ठीक है ना, और मादा में पाए जाते हैं एक्स और एक्स। ठीक है भाई, नर के अंदर जो लिंग गुणसूत्र है वो है एक्स वाई, और इसके मध्य क्या है एक्स एक्स। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं एक तो होता है नर, नर के पास होता है, जैसे नर है, क्या है नर है, और एक क्या है मादा है। अब नर के पास तो हो जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ सिसन, सिसन हो गया, और मादा के पास क्या जाती है योनि हो जाती है। यानी दो मार्ग हो गए, एक तो सिसन हो गया, एक क्या हो गई योनि हो गई। ठीक है ना, अब क्या होता है कि सिसन से गुणसूत्र निकलते हैं, एक तो होता है एक्स वाई, और मादा की योनि से अंडाणु निकलते हैं, उसमें होता है एक्स और एक्स। ठीक है ना, अब ये निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर एक जीव के अंदर डीएनए जरूर उपस्थित होता है कि नहीं होता। भाई मेरे बाल है, ठीक है ना, बाल के अंदर भी क्या पाया जाता है डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है नहीं पाया जाता। आप मूवी बहुत देखते होंगे, देखते कि नहीं देखते, सही बताना। हाँ, तो मूवी के अंदर हमने देखा होगा कि कहीं क्रिमिनल हो जाता है, कोई डकैती और चोर डाक हो जाता है, उसका बाल तक भी गिर जाता है, कोई मर्डर करके भाग जाता है, भागता ही नहीं भागता, तो उसके बाल मिल जाता है, तो बाल को ही क्या डीएनए की टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, और उस क्रिमिनल का पता लगा लिया जाता है। ठीक है ना, तो मादा के जो गुणसूत्र थे उनके अंदर भी क्या है डीएनए पाया जाता है, क्या पाया जाता है डीएनए, और जो मादा का जो नर का होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए की पूरा नाम क्या, भाई अब पढ़ रहे तो सारी चीजें ही पढ़ेंगे। अब डीएनए जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए का पूरा नाम क्या है, नहीं पता, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम यह है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा मादा का डीएनए, मादा का क्या डीएनए, इधर क्या नर का डीएनए, जब आपस में मिल जाते हैं, क्या होता है जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, सुगमता से मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये अपनी कॉपी बना लेते हैं, प्रतिलिपि, अपने आप को फोटो स्टेट कर लेते हैं, इसकी क्या हो जाती है कॉपी हो जाती है, यानी इसकी क्या हो जाती है कॉपी हो जाती है, कॉफी हो जाती है। और कॉफी के पश्चात आप जानते हो कॉपी कराना जाता है, फोटो स्टेट कर दे भाई इसकी, यानी प्रतिलिपि कर दे, वापस से दोबारा से क्या कर दे प्रतिलिपि कर दे, यानी फोटो स्टेट इसकी क्या करते हैं करवा लेते। ऐसी मादा के अंदर ये जाकर अपने एक फोटो प्रति कॉपी बना लेते हैं, और इनसे होने वाली संतान जो इन दोनों से डीएनए से मिलकर एक संतान उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है संतान उत्पन्न हो जाती है, इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना, एक बार और देख लो मेरे बच्चों, एक बार, वह जनन जिसमें दो युग्मक, कितने दो युग्मक मेरे लाल, दो युग्मक की क्या होती है आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है मनुष्य को जनन करता है, तो एक तो होती है नर की आवश्यकता, एक होती है मादा की आवश्यकता। मादा से नर से निकलते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, और मादा से निकलते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र, निकलते ही नहीं निकलते। और जब जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र बनता है बेटा खून से बनता है, और खून के अंदर क्या पाया जाता है डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, इससे भी खून से बनता है, तो इसके अंदर क्या पा रहा है डीएनए पाया जा रहा है, भाई पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, हाँ पाया जा रहा है। तो इन दोनों डीएनए मिलकर एक प्रति कॉपी या कह सकते हैं कॉपी बना लेते हैं, प्रतिलिपि कर देते हैं, उसको कॉपी बना लेते हैं। अब कॉपी बनाने के पश्चात क्या हो जाती है एक संतान, या कह सकते हैं एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है, एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है एक नई पीढ़ी क्या हो जाती है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था लिंगी गुणसूत्र, लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिसन होता है, एक योनि होती है। ठीक है ना, नर का क्या होता है सिसन होता है, मादा का क्या होता है योनि होती है, होती नहीं होती। हाँ चलो, अब यहाँ तक हमारे तीनों टॉपिक थे। पहला था हमारा कायक वाला, कायक,
जनन था, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा था अलैंगिक जनन, ये भी कंप्लीट हुआ। तीसरा था हमारा, तीसरा क्या था, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन था। तो मुझे जाहिर सी बात है आप सबको ये क्या हुए होंगे, याद हो गए होंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है पार्ट के अंदर। अब देखो, अब यहाँ तक हमारे तीनों जनन कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। अब इसमें एक और भी पॉइंट है, उसका नाम है कायिक प्रवर्धन। क्या नाम है, कायिक प्रवर्धन। क्या नाम है, कायिक प्रवर्धन। अब देखो ये कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन। अब आपने, मैंने कायिक जनन पढ़ाया है आपको, तो उसमें मैंने कहा था गुलाब है या फिर मेहंदी है, गन्ना है, आलू है, अदरक है, ये सब किस में आ जाते हैं, कायिक प्रवर्धन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि आनुवांशिक, यानी आनुवांशिक रूप से जनक जो जनन करता है पौधे की कैसा होता है, समान होता है इसके अंदर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल है कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे या जंतु या जीव जो अपने समान बिल्कुल मतलब अपने हुबहू किसी जीव का निर्माण कर दे, कायिक प्रवर्धन ही तो है कि नहीं। जैसे ब्रायोफिल्लम, क्या है, ब्रायोफिल्लम की पत्ती, ब्रायोफिल्लम की पत्ती। और आपने ब्रायोफिल्लम तो नाम सुना ही होगा, जिसे हम कहते हैं पत्थर चट्टा के नाम से, पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं इसको, ब्रायोफिल्लम। कभी आ जाए और आपको एग्जाम में ये ना दे ब्रायोफिल्लम और दे दी तो पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा एग्जाम्पल लेते हुए कायिक प्रवर्धन को समझाइए। भाई क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि ब्रायोफिल्लम ना दे पेपर के अंदर और दे दे कि पत्थर चट्टा, क्या, पत्थर चट्टा जनन को कायिक प्रवर्धन द्वारा समझाइए। और या फिर ऐसे दे सकता है कि ब्रायोफिल्लम की पत्ती में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, समझाइए सिंपल सी भाषा में। हाँ चलो, तो यहाँ पर मैं एक ब्रायोफिल्लम की लिप्स बना देता हूँ, यानी पत्ती बना देता हूँ। ये हमारी पत्ती हो गई ब्रायोफिल्लम की। अब इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कि पत्ती में ऐसी धारियाँ बहुत नज़र आती हैं, आपने पत्ती भी देखी होगी। पत्ती के ऊपर छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं गड्ढे। ये क्या है, हमारे गर्त है, क्या है, गर्त है, हम कह सकते हैं गड्ढे, क्या है, गर्त, इन्हें कहते हैं गर्त, क्या कहते हैं, गर्त। अब क्या होता है, या हम गर्त हैं, गड्ढे हैं। अब होता क्या है कि जब इस पत्ती को थोड़ी सी नमी मिलती है, नमी, नमी जानते हैं, मिट्टी के पास में थोड़ा सा गीला हो जाता है, नमी, और मिट्टी के जब संपर्क में आता है तो इसके अंदर जनन उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ इसके पास मिट्टी पड़ी है, ये क्या है, मिट्टी है, इसके पास क्या हो गई, मिट्टी हो गई, ये लो, ये क्या है, मिट्टी है। अब क्या होगा कि ये इसके संपर्क में आई, नमी के संपर्क में आई, यहाँ बारिश हो गई, नमी आ गई, किसी पहाड़ के ऊपर है बेटा पत्ती, ठीक है ना। अब पहाड़ के ऊपर ऐसा थोड़ी कि हम ब्रायोफिल्लम की पत्ती लेने जाए और उसमें कहें कि पानी डालना है, इसमें उगाना है इसको, ऐसा थोड़ी है। बरसात हुई, थोड़ी मिट्टी, आंधी, आंधी वगैरह, तूफान वगैरह आया, धूल जाके वहाँ जम जाती है, तो इसके ऊपर जम गई और होता क्या है, और ये पत्ती इसमें संपर्क
में आने पर अपने आप में प्रजनन उत्पन्न करने लग जाती है धीरे धीरे से। ठीक है ना। होता क्या कि यह पत्ती यहाँ पर पत्ती बना देता और इसमें क्या होने लग जाता है, प्रजनन होने लग जाता है। अब देखो जो ये गड्ढे थे हमारे, क्या थे, गड्ढे थे, यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे थे, ये रहे गड्ढे। अब इन गड्ढों में क्या होगा कि एक नई पत्ती उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, नई पत्ती उत्पन्न हो जाती है और इस पत्ती से नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी पत्ती से क्या बन रहा है बेटा, पौधा बन रहा है। पत्ती से भी क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। पढ़ा है आज तक, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। पत्ती से भी क्या बना दिया हमने, आज पौधा बना दिया, बोलोगे तो नहीं। चलो अब देखो, अब पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब देखते हैं कि पुष्पों में भी क्या लैंगिक जनन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। सुनो अब देखो, ये क्या है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। क्या होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब देखो मैंने ये मत कहना कि सर लैंगिक जनन कैसे कहते हैं, लाल शर्मिंदा क्यों कर रहा है, लैंगिक जनन नहीं जानता। मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें दो युग्मकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दो युग्मक होते हैं इसके पास में, नर होता है, एक मादा होती है। ठीक है ना। युग्मक चाहे कैसे भी हो, जुड़े हुए हो या अलग हो, दो युग्मकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो हम सबसे पहले बात करते हैं आवृतबीजी, आवृतबीजी बारे में। आवृतबीजी जैसे आपने एंजियोस्पर्म देखा हो, जिसके जननांग है क्या है, जिसके जननांग पुष्प में अधिक होते हैं। आवृतबीजी के जो एंजियोस्पर्म है उसके जननांग क्या होते हैं, उसमें अधिक होते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। जैसे ठीक है ना, मैं यहाँ पर पेड़ बना देता हूँ आपको। एक मिनट बेटा, बना रहे हैं, पेड़ की पत्तियां बना रहे हैं और यहाँ पर हम, ये हमारी क्या है, पत्तियां है। ठीक है ना। इधर भी हम पत्ती बना देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, पत्ती हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर एक पर्णवृंत हो गया। ठीक है, ये लो क्या हो गया, हो गया। इसको कहते हैं हम परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर बना होता है पुंकेसर। पुंकेसर, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, पुंकेसर बनकर बना होता है। ठीक है ना। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको, वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको कहते हैं यहाँ वर्तिका। इसको कहते हैं क्या, वर्तिका। ठीक है ना। और इसको कहते हैं क्या, अंडाशय। अंडाशय। ठीक है ना। ये तीनों मिलकर, एक दो तीन, तीनों मिलकर हो जाते हैं हमारे स्त्री केशर। स्त्री क्या हो जाते हैं, स्त्री केशर। जब आपने देखा होगा, हम बात कर रहे हैं आवृतबीजी में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो परागकोश है, परागकोश है, जैसे आपने घटपर्णी का एक पादप देखा होगा। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं गुड़हल का देखा होगा।
ठीक है ना। तो हवा चलती है तो इसके जो पराग कण है, क्या है, पराग कण है, ये पराग कण हवा के माध्यम से या किसी जानवर के माध्यम से इस वर्तिका पर गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? इस वर्तिका पर गिर जाते हैं। और इस वर्तिका में एक जो वर्तिका होती है, इसमें से जो कण होते हैं वो धीरे धीरे आते हुए अंडाशय तक पहुँच जाते हैं और यहाँ इनका क्या हो जाता है? जनन हो जाता है और नया पौधा बन जाता है। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा क्या? पुष्पों में लैंगिक जनन। समझ में आ गया होगा सबको, ऐसी बात है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब है हमारा पहला पॉइंट, स्व परागण। क्या है? स्व परागण। परागकोश, परागकणों पुंकेसर से वर्तिकाग्र एवं उसके तंतु पर की आवश्यकता होती है यदि यह परागकण का यह स्वपरागण कहलाता है। देखो कैसे, परागकणों अगर चयन कर लेता हूँ बच्चों, परागकणों पुंकेसर, क्या होता है? परागकणों पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, क्या होता है? स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है यदि परागकण का, किसका? यदि परागकण यदि परागकण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है ना। यानी स्वपरागण का मतलब होता है कि परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक, यानी परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पुंकेसर को लाने के लिए वर्तिकाग्र तक की क्या होती है? स्थानांतरण होता है, उसमें लाना पड़ता है उसको। यदि परागकण का वह स्थानांतरण उसी पुष्प, यानी परागकण है, मैंने आपको परागकण बताए थे ना, उसी पुष्प की अगर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया हमारा कि स्वपरागण यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प की क्या? वर्तिकाग्र, उसी पुष्प की क्या? वर्तिकाग्र। ठीक है ना। उसी पर गिर जाते हैं, उसे कहते हैं स्वपरागण। यानी अपने आप हो रहा है, अपने आप, स्व मतलब स्वतंत्र रूप से, अपने आप। ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, परपरागण। क्या है? परपरागण। क्या है? परपरागण। अब परपरागण किसे कहते हैं? यानी एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। जैसे एक पुष्प के परपरागण दूसरे पुष्प पर
दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं उसे परपरागण कहते हैं। यानी एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं उसे परपरागण कहते हैं। उसमें क्या हो रहा था स्वपरागण में, यानी उसी के बीजाणु उसी की वर्ती कागज पर गिर रहे थे, तो वो तो था हमारा पर स्वपरागण। अगर परपरागण क्या है कि किसी पुष्प के बीजाणु दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर गिर रहे, तो वो क्या हो गया हमारा परपरागण हो गया। ठीक है ना। जैसे मैं चित्र बना के आपको समझाता हूँ। ये हमारा चित्र था परपरागण। ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि दूसरे पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प के कण किसी दूसरे पुष्प पे गिर जाते हैं, परपरागण कहलाता है। जैसे ये हमारा क्या है, कोई पुष्प है। ठीक है ना। अब इस कोई कण बाहर से आया और गिर के इस पे गिर गया, हो गई वीडियो। इस पर आया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक नया युग्मनज बन जाता है। इसी को कहते हैं हमारा परपरागण। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है बच्चों समाप्त। ठीक है ना। कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे।